हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जो चैप्टर्स मैं आप लोग पढ़ा रही थी, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी इस पर, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि अनुबंधों का निष्पादन कैसे किया जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनुबंधों की समाप्ति कैसे होती है, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कैसे जो है एक व्यक्ति प्रपोजल रखता है, दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है, फिर वो बन जाता है प्रॉमिस। उसके बाद कैसे वो जो है एग्रीमेंट बनता है, फिर एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं, कौन से वाइडेबल होते हैं, कौन से लीगल इलीगल होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी अनुबंध की समाप्त की जाती है, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, बिल्कुल फ्री होता है। और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो अनुबंधों की समाप्ति की जब बात आती है तो इससे मीनिंग तो आपके सिंपल से समझ में आ ही रहा होगा कि एक अनुबंध को पूरा हो जाना, उसका समाप्त हो जाना होता है। तो यहाँ पर जो भी पक्षकार होते हैं, जो भी पार्टीज होते हैं, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज बन रही होती हैं, उनको पूरा कर देते हैं। तो आप वहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब उसकी मेथड्स क्या होते हैं, क्या उसकी विधियाँ होती हैं, क्या मोड्स होते हैं। तो अनुबंध की समाप्ति की विधियाँ, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कितने तरह की हो जाएंगी, 7 टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट हो जाएगा निष्पादन द्वारा, बाय परफॉर्मेंस। उसके बाद आ जाएगा पारस्परिक समझौते द्वारा, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर आ जाएगा खंडन द्वारा, डिस्चार्ज बाय ब्रीच। निष्पादन की असंभवता द्वारा, बाय इम्पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर हम एक बार देख रहे हैं, बाद में इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। संनियम के कार्यशील होने पर, बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ। समय वर्जित होने से, बाय लैप्स ऑफ टाइम। व्यर्थनीय अनुबंधों की समाप्ति पर, बाय टर्मिनेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इतने तरीके होते हैं अनुबंध को समाप्त करने के। आइए अब स्टेप बाय स्टेप एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले हो जाएगा निष्पादन द्वारा, बाय परफॉर्मेंस। निष्पादन में क्या है कि जो भी अपने प्रोमिसेस बन रहे थे, दोनों पार्टीज के, दोनों ने ही अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दिया है, यानी दोनों ने ही अपने वचनों को पूरा कर दिया है। जो भी प्रतिफल था, एक पार्टी ने दूसरे को, दूसरी पार्टी ने पहली पार्टी को आपस में दे दिया है, तो इस तरह से निष्पादन कर लिया है। फिर आ जाएगा दूसरा पॉइंट, पारस्परिक सहमति द्वारा अनुबंध की समाप्ति, यानी कि दोनों पक्षकारों ने आपस में पारस्परिक सहमति द्वारा। तो इसमें क्या सिचुएशन निकलती है कि कभी कभी पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल जो कंसेंट होता है उससे, किसी या फिर नवीन ठहराव के द्वारा किसी अनुबंध को समाप्त कर देते हैं जो पक्षकार होते हैं वो आपस में। तो इसके रिलेटेड जो है सेक्शन 62 63 है। तो इसमें क्या कह रहा है, 62 कह रही है कि यदि अनुबंध के पक्षकार उसके स्थान पर किसी नवीन अनुबंध के प्रतिस्थापन अथवा छुटकारे या परिवर्तन के लिए सहमत हो जाते हैं, तो मूल अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती। इफ द parties to a contract agree to substitute a new contract for it, or it to resign or alter it, the original contract need not be performed। यहाँ पर कि कोई नवीन अनुबंध कर लेते हैं या फिर किसी और ढंग से सोचते हैं कि इसमें कुछ तरह का परिवर्तन हो जाएगा, उसके लिए आपस में सहमत हो जाते हैं, तो जो मेन अनुबंध होता है, मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसका निष्पादन की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि किस तरह से नया जो है नवीन अनुबंध बन जाएगा या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो नवीकरण द्वारा, नोवेशन द्वारा, कि वर्तमान अनुबंध के स्थान पर कोई नया अनुबंध कर लिया। जैसे कि राम है और श्याम है, राम ने अपनी साइकिल श्याम को 500 रुपये में देने के लिए कहा, श्याम पहले एग्री हो गया था तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब राम कहता है कि मैं अपनी साइकिल जो है तुमको 500 में नहीं 600 में दूंगा, तो श्याम 600 के लिए तैयार हो जाता है। तो जो 500 वाला जो उन्होंने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। निरस्तीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, कि जो भी अनुबंध जिस चीज़ के लिए किया गया है, दोनों पक्षकार आपस में मिलकर उस अनुबंध को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं कि हाँ ये काम हम नहीं करेंगे। जैसे कि राम श्याम को कोई पुस्तक या बुक लिखने के लिए क्या करता है, प्रपोजल देता है, श्याम उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में दोनों ही आपस में सहमत करते हैं कि अब बुक लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उस अनुबंध को निरस्त कर देते हैं। फिर आ जाएगा परित्याग या छुटकारा द्वारा, रिविशन। इसमें क्या रहता है कि जितनी भी धनराशि है, जितनी भी सपोज कर लीजिए कि कोई ऐसा अनुबंध हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को कोई वस्तु देनी है, दूसरे व्यक्ति को उसके बदले में प्रतिफल में, कंसिडरेशन में कुछ अमाउंट देना है, कुछ पैसे देने हैं। तो वहाँ पर जैसे अगर 1000 के लिए तय हुआ था और वो 800 रुपये ही देता है, तो पहला पक्षकार है वो 200 रुपये के छोड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है, उसका परित्याग किए दे रहा है, अब उसको एक्सेप्ट किए ले रहा है, तो उस तरह भी क्या रहेगा, अनुबंध समाप्त हो जाएगा। फिर आएगा अभित्याग द्वारा, कि अगर जो है चाहे तो स्वेच्छा से अपने अधिकार को त्याग सकता है कोई एक पार्टी। यहाँ पर परिवर्तन द्वारा, कि शर्तों में चाहे तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। आश्वासन, संतुष्टि, अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन।
आश्वासन एक वचन होता है, एक तरह का प्रॉमिस होता है, जिसमें कि क्या रहेगा कि जो अनुबंध का पक्षकार होता है दूसरे पक्षकार को अपना दायित्व से अलग कोई नया कार्य करने के लिए क्या कहेगा, सहमत हो जाता है, आश्वासन देता है कि हाँ मैं दूसरा कार्य आपका इस यहाँ पर कर दूंगा, और दूसरा पक्षकार भी इसके लिए तैयार हो जाता है, तो वहाँ पर भी क्या रहेगा, अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पारस्परिक सहमति द्वारा अनुबंधों का समाप्त होना। फिर आ जाएगा थर्ड पॉइंट, खंडन द्वारा, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, कि एक पक्षकार जो होता है अपने वचन के निष्पादन करने से उस इनकार कर देगा, मना कर देता है, या फिर निष्पादन के अयोग्य हो जाता है, तो वहाँ पर क्या रहेगा कि अनुबंध समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो कार्य कर ही नहीं रहा या उसने करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, अनुबंध जो है परिवर्तन ही कराया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा दो कंडीशन इसमें है, एक हो जाएगा वास्तविक खंडन, एक्चुअल ब्रीच। यहाँ पे क्या रहेगा कि जब पक्षकार जो होगा वो अनुबंध के निष्पादन के निश्चित समय पर अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहा है, या असफल हुआ जा रहा है, या करने से इनकार कर देता है, तो वो वास्तविक खंडन कहलाता है। और दूसरा हो जाता है प्रत्याशित अथवा रचनात्मक खंडन, एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी तिथि एक निर्धारित करी थी, क्योंकि अनुबंध वैसे तो अगर टाइम नहीं होता है तो भी एक आदर्श समय माना जाता है कि उस टाइम के भीतर ही कार्य करना होगा, न्यायालय द्वारा जो निर्धारित किया गया होगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रत्याशित अथवा रचनात्मक खंडन, एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि कोई पक्षकार जो निष्पादन की तिथि है उस तिथि से पूर्व ही ये कहता है कि अपने शब्दों या आचरण द्वारा ये इस तरह से जो है जाहिर करता है कि वो अनुबंध को निष्पादित नहीं कर पाएगा, या अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अपनी अयोग्यता को प्रकट करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो भी अनुबंध का निष्पादन करना असंभव हो जाएगा। तो इस तरह का निष्पादन जो होता है वो प्रत्याशित अथवा रचनात्मक खंडन। इस तरह से समझ लीजिए कि सामने वाले की एक्टिविटीज से आपको लग रहा है कि वो अपने जो भी कार्य के लिए उसने वचन दिया था, प्रॉमिस किया था, अब उसको पूरा नहीं करना चाहता है, तो वो हो जाएगा प्रत्याशित अथवा रचनात्मक खंडन। तो ये हो जाएगा खंडन द्वारा जो अनुबंध होता है उसकी समाप्ति। उसके बाद आ जाएगा निष्पादन की असंभवता द्वारा, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पर निष्पादन करा ही नहीं जा सकता, निष्पादन असंभव हो जाता है, तो वहाँ पर ठहराव भी व्यर्थ हो जाएगा, और ठहराव व्यर्थ हो जाएगा तो जो पक्षकार होते हैं वो भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, उनकी कोई ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी। अब क्या होती हैं, क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें निष्पादन जो होता है वो असंभव हो जाता है। इसमें फर्स्ट हो जाएगा विद्यमान असंभवता, यानी कि जो अनुबंध के टाइम ही उस समय ही विद्यमान थी, एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसमें दो तरह की होती हैं, एक हो जाएगा ज्ञात असंभवता, नॉन इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा होता है अज्ञात असंभवता, अननोन इम्पॉसिबिलिटी। तो जो ज्ञात वाली होगी कि जब अनुबंध कर रहा था पक्षकार पार्टी, तो उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज थी, उसे उस चीज़ के बारे में पता था। और दूसरा हो जाएगा अज्ञात में, कि जब अनुबंध कर रहा था पक्षकार तो उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि हाँ जिस भी विषय सामग्री या जिस भी सब्जेक्ट को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के किया जा रहा है अनुबंध, वो उस समय ख़राब भी हो सकता है, या उपस्थित ना हो, या अवेलेबल ना हो। ये चीज़ हो सकती है कि उसे, जैसे कि अगर आपस में अनुबंध किया जा रहा है कि रेड कलर की एक कार जो होगा राम शाम को बेच रहा है, कि वो रेड कलर की कार दे रहा है, उसके बदले में जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो उससे लेगा। अब वहाँ पर क्या है, उसको ये बात पता है कि उसके पास रेड कलर की कार नहीं ब्लू कलर की कार है, और वो जानबूझ करके अपनी रेड कलर की कार को बेच रहा है, तो यहाँ पर वो ज्ञात असंभवता है। लेकिन अगर जो है राम को नहीं पता कि जिस कार को बेच रहा है उसका रंग रेड है या ब्लू है, अब सामने वाले के साथ जब उसने अनुबंध किया तो उसने ब्लू कलर की कार के लिए किया, लेकिन एक्चुअल में वो रेड कलर की थी, तो यहाँ पर उसे ज्ञात नहीं था। तो दो कंडीशन हो जाएंगी, एक ज्ञात होना और दूसरा अज्ञात होना। उसके बाद आ जाएगा आकस्मिक असंभवता अथवा नैराश्य का सिद्धांत। यहाँ पर क्या रहता है कि किसी ऐसे कार्य के विषय में अनुबंध किया गया है जिस टाइम अनुबंध किया गया था, जो ठहराव हुआ था उस टाइम तो वो कार्य पॉसिबल था होना, लेकिन बाद में जब जो है आया निष्पादन उसका, उसको जो है परिवर्तनीय कराने की टाइम, तो वहाँ पर वो कार्य क्या हो गया, असंभव हो गया करना, तो वो हो जाती है आकस्मिक असंभवता। तो यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें हम कि किसी का आपस में विवाह तय किया गया था, जिस टाइम पर तय किया गया था उस टाइम पर कोई सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जब बात आई उसको विवाह की तिथि की तो किसी एक की मृत्यु हो गई, अगर किसी एक की जो है मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर क्या है, उस विवाह को नहीं कराया जा सकता, तो वहाँ पर वो अनुबंधित परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, तो वो हो जाएगा आकस्मिक असंभवता। अब उसमें क्या प्रकार हो जाएंगे या क्या कारण होते हैं आकस्मिक असंभवता के, कॉजेज ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। पहला हो जाएगा इसमें राजनियम परिवर्तन होने से असंभवता, कि अगर जो राजनियम है पहले तो वैध था, अब उसमें जो नियम है उसमें कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से जो अब कार्य है वो अवैध हो गया है। फिर आ जाएगा विषय वस्तु के नष्ट हो जाने से असंभवता, इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस भी वस्तु के लिए, जिस भी चीज़ के लिए किया जा रहा था वो वस्तु ही समाप्त हो गई तो अनुबंध भी नहीं हो सकता, परिवर्तनीय। व्यक्तिगत अयोग्यता से असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी बाय पर्सनल इनकैपेबिलिटीज, कि जो भी वचन दिया गया था जिस भी आधार बनाकर वस्तु को, सेवाओं को, अब वो सेवाएं नहीं दी जा सकती हैं, तो इसलिए भी क्या रहेगा कि वो जो भी अनुबंध होगा वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। घटना के घटित न होने से असंभवता,
फिर आ जाएगा घटना की घटित ना होने से असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी बाय नॉन अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट होने पर कोई चीज़ डिपेंड कर रही होती है, अगर वो इवेंट नहीं होता है तो वहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी अनुबंध किया था समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी भी कोई अनुबंध करता है या कोई कहीं पर कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और वहाँ पर टिकट्स इसलिए बेचे गए थे कि कोई फिल्म स्टार या कोई बड़ा जो है सुपरस्टार वहाँ पर आएगा, उसके लिए ख़रीदा गया था, लेकिन अब क्या है वो सुपरस्टार या फिल्म स्टार नहीं वहाँ पर आ रहा है, तो जो भी अनुबंध किया था वो क्या होगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर आ जाएगा वस्तुओं की मूल अवस्था के लगातार न रहने पर, युद्ध प्रारंभ होने पर, मृत्यु होने पर, न्यायालय के आदेश पर। तो ये सारी वजह हो जाती हैं, ये सारे कारण होते हैं, रीजंस होते हैं जिससे कि आकस्मिक असंभवता हो सकती है। अब आ जाएगा संनियम के कार्यशील होने पर, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर कहीं पर कोई इस तरह का अधिनियम है, जैसे कि दिवालिया अधिनियम है, अलग अलग अधिनियम है, उसके अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो अगर किसी भी अनुबंध में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो अधिनियम आ जा रहा है, वो लॉ आ जा रहा है, तो उसके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि वहाँ पर वो जो भी अनुबंध है वो समाप्त हो जाए, उसको जो है परिवर्तनीय आगे ना कराया जा सके। जैसे कि दिवालिया अधिनियम है और कोई व्यक्ति अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो वहाँ पर जो भी उसके देनदार है, लेनदार है, तो उन सब का जो निस्तारण होगा तो जो दिवालिया अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो जो भी अनुबंध और किए होंगे वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। फिर आ जाएगा समय वर्जित होने पर, बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि एक समय सीमा अगर दे रखी है, किसी एक पक्षकार ने आपस में समय सीमा के साथ तय हुआ था, जो भी अनुबंध बनाया गया था, अनुबंध किया गया था, अगर उस समय सीमा पर उसे पूरा नहीं किया गया है तो वहाँ पर क्या होगा, वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जाएगा व्यर्थनीय अनुबंधों की समाप्ति पर, बाय टर्मिनेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि व्यर्थनीय अनुबंध क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखी, इससे पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फिर आई बटन में दे दूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिए एक चैप्टर वाइज, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी डिफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड की जो मीनिंग होती है ना, जो आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, उसमें एक एक वर्ड की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपको उसकी मीनिंग नहीं पता होगी, आप उसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो इसकी एक खाली मैंने इसकी शब्दावली, इसकी जो भी वर्ड्स आप लोग पढ़ रहे हैं उसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, सबसे पहली जो वीडियो मेरी पड़ी हुई है पार्ट 1 इसका, वहाँ पर मैंने इसको समझाया है डिटेल में, तो पहले आप लोग वो देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर व्यर्थनीय अनुबंधों की समाप्ति पर, कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की इच्छा पर जो अनुबंध व्यर्थनीय होते हैं, तो वहाँ पर उसे दूसरा पक्षकार भी क्या रहेगा, अपने अनुबंधों से मुक्त हो जाता है, जो भी उसका दायित्व बनते हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। फिर आ जाएगा कि जब कोई ठहराव व्यर्थ हो जाएगा तो जिस व्यक्ति ने अनुबंध के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया होता है, तो दूसरे व्यक्ति को जिससे कि वह लाभ प्राप्त हुआ है उसको क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या होगा, बाध्य होता है। तो अलग अलग तरह की इसमें कंडीशंस हो जाती हैं। तो इस तरह से किसी अनुबंध की समाप्ति की जा सकती है, उसका निष्पादन किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुबंधों की समाप्ति कैसे होती है। आज की वीडियो में इतना ही। हम इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है अर्ध्या गर्भित अनुबंध, ACR इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।